यहाँ पे हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल की खोज कैसे हुई थी, किसने की थी। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक का नाम था। कॉर्क पेड़ की छाल के अंदर किसे कॉर्क कहते हैं, देखिए तो हाँ ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमने अपने पहले की वीडियो में भी देखा था कि रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था, लेकिन उन्होंने एक डेड सेल को देखा था। और एक्चुअली में उन्होंने सेल वॉल देखी थी, क्योंकि जहाँ से उन्होंने वो सेल लिया था वो एक कॉर्क से लिया था। कॉर्क यानी कि पेड़, कोई भी जो पेड़ होता है उसके जो स्किन होती है, छाल होती है, उसके भीतर के हिस्से को हम कॉर्क कहते हैं। तो वहाँ से लिया था, तो वो सेल पहले से डेड था। तो ये जो रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल देखा था वो एक डेड सेल था, और एक्चुअली उन्होंने सेल वॉल देखी थी। हमें ये मालूम होना चाहिए कि सेल का जितना भी हिस्सा होता है, सेल वॉल को छोड़ के वो सब जीवित होता है। यानी कि जैसे कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेल के इन सभी हिस्सों को हम कहते हैं लिविंग, यानी कि ये सब जीवित है। लेकिन जो सेल वॉल होता है वो होता है नॉन लिविंग, वो एक डेड लेयर है। रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क के सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, यानी कि माइक्रोस्कोप उन्होंने लगवाया, फिर उसके भीतर स्लाइड बना के उन्होंने फिर देखा। कॉर्क सेल आर डेड सेल, इट मीन्स इनसाइड दे डजंट हैव एनी सेल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कॉर्क सेल जो होता है वो मरा हुआ सेल होता है, वो जीवित सेल नहीं होता है। इट मीन्स इनसाइड दे डजंट हैव एनी सेल ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनाइज नहीं थी उस कॉर्क सेल के भीतर। सो नो केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन देम। केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो एक सेल के भीतर होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी का बनना, तो ये एक तरह का ये एक तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोटीन्स का बनना, बहुत सारे फैट का बनना सेल के अंदर, है ना। तो इस तरह के रिएक्शन सेल के अंदर होते रहते हैं किसी भी एक लिविंग सेल के भीतर। इन कॉर्क सेल देयर इज नो सेल मेम्ब्रेन, साइटोसॉल एंड एनी सेल ऑर्गेनेली। यानी कि उस कॉर्क सेल के अंदर ना ही कोई सेल मेम्ब्रेन था, ना ही साइटोसॉल था, और ना ही किसी तरह की सेल ऑर्गेनेली थी। ओनली सेल वॉल इज प्रेजेंट। भीतर से एकदम खोखले होते कॉर्क सेल। ये बात कही मैंने कि उसके अंदर कुछ था ही नहीं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोसॉल एंड ऑल दी सेल ऑर्गेनेलिस आर लिविंग, बट सेल वॉल इज ऑलवेज ए डेड लेयर। वही बात हमने की है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोसॉल है, और जितने भी सेल ऑर्गेनरी है वो लिविंग है, लेकिन सेल वॉल एक डेड लेयर होती है। कॉर्क सेल बिकम्स डेड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो ओनली डेड सेल वॉल रिमेन्स। कॉर्क सेल जो होता है वो एक समय के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद मर जाता है। सो ओनली डेड सेल वॉल रिमेन्स, यानी कि एक मरा हुआ सेल वॉल ही रहता है। एक निर्धारित समय के बाद कॉर्क सेल मर जाते हैं, और इसलिए केवल मरी हुई सेल वॉल ही बचती है। इसी स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था, इसी को देखा था उन्होंने। एक लिविंग सेल को नहीं देख पाए थे वो। फिलहाल हम वीडियो बना रहे ये एक कॉपी को रख के, एक वीडियो को रख के, और मुझे मालूम है कि इसमें वीडियो उतना खास नहीं बन पाता है। बहुत जल्द हम जो वाइट बोर्ड है उसका यूज़ होगा, और कैमरा जैसे कि हम ट्राइपॉड में कैमरे को लगा के फिर वीडियो बनाएंगे, ताकि विजुअल एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि अगर विजुअल एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर होगा तभी लोग आपके पसंद आएगा वीडियो, और लोग लाइक होगा, वीडियो को ज़्यादा ग्रिप मिलेगी इसमें। क्योंकि अगर सिर्फ कॉपी से बने आते हैं तो लोगों को शायद इतना समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट, जैसा लगता है, और वीडियो की क्वालिटी उतनी नहीं आ पा रही शायद। ड्यूरिंग दैट टाइम रॉबर्ट हुक डजंट नो दैट कॉर्क सेल आर डेड। लेकिन उस समय रॉबर्ट हुक साहब को नहीं पता था कि कॉर्क सेल डेड है। दे सो ए हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक शहद के, जो हम देखते हैं मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके जैसा एक डिजाइन देखा था कॉर्क सेल में, और उसी डिजाइन को उन्होंने सेल कहा, इसलिए नाम पड़ गया सेल। इसलिए हम कोशिका को सेल कहते हैं। ही डजंट ऑब्जर्व लिविंग सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, ही ऑब्जर्व कॉर्क सेल, यानी कि डेड प्लांट सेल। ही सॉ
हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप। उन्होंने मधुमक्खी की छत्ते ऐसा देखा था। ही एक्चुअली ऑब्जर्व दिस सेल वॉल ओनली एंड नॉट पर्पल सेल। उन्होंने सिर्फ सेल वॉल देखी थी, एक सेल नहीं देखा था। ही गिव द टर्म सेल टू दोज स्ट्रक्चर। उन्हें सेल टर्म दिया था उन डिजाइन को। जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल देखा था वो थे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, पहले व्यक्ति थे। ही वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट बाय प्रोफेशन। ये एक व्यापारी थे, इनकी खुद की कंपनी थी। ही बिल्ट देयर ओन माइक्रोस्कोपिक टू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। उन्हें खुद के माइक्रोस्कोप बनाए ताकि वो माइक्रोस्कोपिक चीज़ दे पाए। माइक्रोस्कोपिक लिविंग बींग्स वो होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया आपका, कुछ ऐसे फंजाई हो गए, प्रोटोजोआ हो गए बहुत सारे, जैसे कि मलेरिया का प्रोटोजोआ हो गया, है ना, और भी बहुत सारे जीव हो गए जिनको हम माइक्रोस्कोप एक खास ग्लास की हेल्प से देख पाते हैं। तो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि ये सब माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और इसी की ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि उन्हीं सूक्ष्म जीवों को पढ़ाई करना, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। मैंने भी माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व ए लिविंग सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक लिविंग सेल देखा था माइक्रोस्कोप के नीचे। ये ऑब्जर्व बैक्टीरिया, उन्होंने बैक्टीरिया देखा। वाइट ब्लड सेल, जो हमारे यहाँ वाइट ब्लड सेल यानी कि ल्यूकोसाइट होती है, जो कि डिजीज के खिलाफ फाइट में हेल्प देती है। या तो वो बैक्टीरिया वगैरह को फैगोसाइटोसिस कर लेती है, यानी कि खा लेती है, या तो वो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन बनाती है जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो कि बाइंड हो जाते हैं उस बैक्टीरिया के खिलाफ, उस बैक्टीरिया की बॉडी पे, और मैक्रोफाजेस को हेल्प करते हैं कि वो उसको खा पाए, निगल पाए। एंड रेड ब्लड सेल, प्रोटोजोआ एंड स्पर्म सेल। तो ये सब सेल ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देखा था। प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और भी बहुत तरह के होते हैं। फिर एक और साइंटिस्ट का नाम आ रहा है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। फिर एक और साइंटिस्ट का नाम है जो कि जर्मन थे, इनका नाम है मैथियस स्क्लीडन। ही वाज एन जर्मन बोटानिस्ट, एक जर्मन के बोटानिस्ट थे। बोटानी यानी कि जो बायोलॉजी में जो हम कह सकते हैं जो पेड़ पौधों की जो साइंस होती है उसके जो विशेषज्ञ होते हैं वो कहलाए जाते हैं बोटानिस्ट। और जो जानवरों का जो विज्ञान होता है, जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं जानवरों वाला, तो उन साइंटिस्ट को हम कहते हैं जूलॉजिस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? ही स्टडीड प्लांट सेल एंड टिश्यू। प्लांट सेल की पढ़ाई उन्होंने की थी। एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है थियोडर स्कावन, एक और साइंटिस्ट है। ही वाज एन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। और इनके कंट्रीब्यूशन है आपके कि ही स्टडीड एनिमल सेल एंड ही सेड दैट एनिमल सेल आर सराउंडेड बाय द थिन डिलिमिटिंग लेयर। इसका क्या मीनिंग है कि इन्होंने जानवरों के सेल की काफ़ी पढ़ाई की थी और उन्होंने कहा था कि जो एनिमल सेल होते हैं वो घिरे हुए होते हैं एक डिलिमिटिंग चीज़ से। डिलिमिटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो लिमिट कर दे रही है, जो बांध दे रही है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमने एक सर्कल बना दिया, तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस हो गया वो उसका डिलिमिटिंग फीचर हो गया। यानी कि एक सर्कल को हमने उसको उसने उसके डायमीटर को तय कर दिया कि इसके डायमीटर कितना होगा। तो इसी तरीके से हर एक सेल का अपना एक डी लिमिटिंग चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि उसका घेराव है एक तरह का, जो उसको एक्सटीरियर हिस्से से और भीतर के हिस्से से डिवाइड कर रहा है कि ये बाहर का हिस्सा हो गया सेल का और इस सेल के भीतर का हिस्सा हो गया। स्ट्रक्चर नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ही स्टडी प्लांट सेल ऑल्सो, प्लांट सेल की उन्होंने पढ़ाई की थी। ही ऑब्जर्व अनदर लेयर सराउंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल नोन एज सेल वॉल। उन्होंने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है जिसको उन्होंने कहा क्या? सेल वॉल। सेल वॉल इज द यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल विच इज एब्सेंट इन दी एनिमल सेल। यानी कि सेल वॉल एक खास लेयर है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती है,
ये हमें एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलती है। अब हमें ये जानना होगा कि सेल वॉल जो प्लांट में बनती है वो बनती है सेलुलोज की, और फंजाई में हम देखते हैं वो बनती है काइटिन की, और तरह तरह की जीव में तरह तरह की बनती है। एक और होते हैं जिनको हम कहते हैं, जो कि प्रोटोजोआ में आते हैं, जो कि कहलाए जाते हैं डाई एटम। उनकी सेल वॉल बनती है सिलिका की। सिलिका एक ग्लास लाइक जो रेट, जो हम बालू जिसको कहते हैं, बालू में सिलिका होती है। तो जो हम ये कहते हैं कि ओशन का जो फूड चेन डिपेंड करता है, जैसे हम कहते हैं प्लांट क्या है, बेस है किसी फूड चेन का, क्योंकि बेस वो जीव बनते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो वो किसी फूड चेन का पहले बेस बनते हैं, बेस है, चाहे वो फूड चेन आपकी टेरेस्ट्रियल में हो, चाहे आपकी वो वाटर में हो। अब ऐसे ही बहुत सारे जीव है जो प्लांट को छोड़ के भी खाना बना सकते हैं, जैसे कि हम बात करें साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। तो साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली वो पहले जीव थे जिन्होंने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किया था, नहीं खुद से खाना बनाया था, प्लांट से पहले। हमें मालूम होना चाहिए कि प्लांट से पहले बैक्टीरिया आए, जितना भी जानकारी है। और जो सबसे पहला जो बैक्टीरिया आया वो साइनोबैक्टीरिया था, क्योंकि वो खुद अपना खाना बना सकता है। अब क्योंकि अगर धरती अभी भी बनी है तो वैसे जीव आएंगे जो खुद अपना खाना बना सकते हैं, क्योंकि अगर वैसे जीव वो अगर पहुंच जाएंगे जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते तो वो जी नहीं सकते हैं, क्योंकि और कोई जीव ही नहीं है। तो धरती जब शुरुआत में बनी थी तो ऐसे जीव आए जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया या और भी तरह के जीव हो गए। अब जब वो जीव है धरती में, बहुतायत में, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उसके बाद ऐसे जीव आएंगे जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, वो दूसरों को खा के ही पोषण लेंगे, जिसको हम कहते हैं कि हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ बात हो रही थी सेल वॉल की। तो सेल वॉल सेलुलोज की होती है प्लांट में, हमें मालूम है। कहीं कहीं पर काइटिन की होती है फंजाई में, और कहीं कहीं पर हम देखेंगे कि सिलिका की होती है किनमें, डाई एटम्स में। और ये जो डाई एटम है ये भी ऐसे जीव है जो कि प्लांट नहीं है, लेकिन ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। और ये समुद्र में फूड चेन का बेस है, यानी कि अगर ये नहीं होगे तो समुद्र में मछलियाँ या जितने भी जीव वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स है खाने का। अब सेलुलोज को तो हम पचा सकते हैं, लेकिन सिलिका को हम पचा नहीं सकते, इसलिए सिलिका जमता रहता है समुद्र में। जैसे जैसे कि हम देखते हैं कि डाई एटम्स मरते रहते हैं, तो उनकी सेल वॉल जो होती है सिलिका की वो जमती रहती है सेल वॉल के बेस में। आगे हम देखते हैं कि ही गेव ए हाइपोथेसिस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज ऑफ सेल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं वो सेल के हिस्से हैं। डिफरेंस क्या है आपके सेल मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? डिफरेंस एक्चुअली ये है कि सेल मेम्ब्रेन हम कहते हैं जो फॉस्फोलिपिड बाइलर जो एक सेल के किनारे मौजूद है, एकदम उसकी पेरिफेरी में मौजूद है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ये फॉस्फोलिपिड बाइलर जितने भी सेल ऑर्गेनेली भीतर में है सेल के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और आपका ये न्यूक्लियस वगैरह, उन लोगों के पास भी फॉस्फोलिपिड बाइलर है। तो हम उस फॉस्फोलिपिड बाइलर को कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, ना कि सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ए सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फेट का हेड होता है और फैटी एसिड की 2 तेल होती है। Plasma membrane, the outermost layer of a cell, is also known as plasma membrane, composed of phospholipid. All the organelles such as nucleus and mitochondria are also have their own phospholipid bilayer known as plasma membrane. वही जो मैंने कहा था वही है। अब आता है hypothesis. It is an theory observation proposed by an scientist under the scientific community. It can be true or may be wrong. ऑल द साइंटिस्ट डजंट बिलीव इट, यानी कि हाइपोथेसिस हम उसको कहते हैं जो कि अभी साबित नहीं हुआ है। अभी साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने इस थ्योरी को दिया गया, लेकिन सभी साइंटिस्ट ने इसको नहीं माना गया है, तो उसको कहेंगे हाइपोथेसिस। थ्योरी या लॉ हम उस चीज़ को कहते हैं जिसको सभी साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड के मानते हैं। व्हेन एन
हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी, इट बिकम्स थ्योरी। जैसे ही कोई हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है सभी वैज्ञानिक द्वारा पूरे वर्ल्ड में, तो वो थ्योरी बन जाती है, फिर लॉ बन जाती है। जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो ये जितनी भी लॉ है वो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मानते हैं, इसलिए हम इसको लॉ कहते हैं। एक आता है सेल थ्योरी। इट वॉज गिवन बाई मैथ्यूस स्क्लिडन एंड थॉमस स्केविन, एक साथ दिया था। थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं या फिर सेल के हिस्से हैं, सेल के ही प्रोडक्ट हैं। ड्रॉबैक क्या थी इसमें कि सेल थ्योरी आर एज फॉलोज, इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, ये नहीं बोल पाया कि नया सेल कैसे बनता है सेल थ्योरी। मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में क्या क्या चेंज हुए। इट इज़ डन बाय साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चाउ इन 1855, 1895 में 55 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया था सेल थ्योरी में। आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन दिस सेल थ्योरी इज नोन एज द मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडिफिकेशन के बाद उस सेल थ्योरी को कहा गया मॉडर्न सेल थ्योरी। ही सेड ओमनी सेलुलर ई सेलुलर मीन्स, इन्होंने कहा कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, इसका मीनिंग क्या होता है कि सभी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया बाय दिस सेल डिवीजन प्रोसेस, यानी कि एक सेल दो में डिवाइड हो गया माइटोसिस के जरिए, दो नए सेल मिल गए, तो ऐसे ही करके नए नए सेल आए हैं। तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या होती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी सेल है यानी कि जितने भी जीव है वो सेल से बने हुए या तो सेल के ही प्रोडक्ट से बने, और नए सेल पुराने सेल से ही आते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस। इस वीडियो में इतना काफ़ी है कि हमने ये देखा कि सेल की खोज किसने की थी, किन किन साइंटिस्ट का इसमें योगदान था, और सेल थ्योरी क्या होती है, ये सब हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, और सेल के भीतर कौन कौन से हिस्से हैं जो कि एक सेल को सेल बना रहे हैं, उसको जीवित रखने का काम कर रहे हैं।